कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने चाहे पीएमएस है, चाहे सीएसएस है, चाहे वो क्या कहते हैं आईएएस है इंडिया में, उसके लिए कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। ये मैंने ये स्लाइड्स पे भी आ जाए, जर्नल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम्स। उसमें सबसे पहले ये लॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ माइंड, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ही बेसिकली आप एवेल्युएशन के क्या आपका माइंड इतना लॉजिकल है, क्या आप चीज़ों को इंटेलिजेंटली एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए लॉजिक की जो प्राइम फॉर्म है ना, वो है मैथमेटिक्स, कि जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं, और पीएमएस में भी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है और सीएसएस में भी पढ़नी पड़ती है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो मेरा तो यही कहना है कि स्टार्ट ही वहाँ से करना चाहिए। दुनिया में नॉलेज भी मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ था। पहली दफ़ा जब राइटिंग हुई थी 3000 बीसी में, तो उस वक्त भी मैथमेटिशियन था जिसने नंबर्स में लिखना शुरू किया था। प्लेटो ने अपनी एकेडमी के बाहर लिखा था कि जिसको मैथ नहीं आता ना, वो इधर ना आए। ग्रीक्स की सारे नॉलेज जो है वो मैथमेटिक्स की बेस पे था। इवन मॉडर्न नॉलेज जो ओरिजिनेट हुआ है वो न्यूटन की बुक लिखने के बाद हुआ है, प्रिंसिपा मैथमेटिका, कि मैथमेटिक्स जो है ना वो बेसिस है लॉजिक की। और आप लोगों को चाहिए कि मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें। मैथमेटिक्स आप लोगों की बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आपकी क्लियर है, आप चीज़ों को इंटेलिजेंटली एसोसिएट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल लॉजिक क्या है? अब ग्रामर जो है वो लॉजिक ऑफ लैंग्वेज है, कि आपने जितनी भी ग्रामर पढ़नी है, रूल्स हैं ग्रामर के, वर्ड के क्या रूल्स हैं, एक सेंटेंस है तो उसमें नाउन के क्या रूल्स हैं, वर्ब के क्या रूल्स हैं, कंजंक्शन के क्या रूल्स हैं, एडजेक्टिव के क्या रूल्स हैं। इसी तरह मैथ तो वैसे ही प्राइम है। और जो सोशल साइंसेस की लॉजिक है वो है कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट्स में देखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। अब ये चेयर है, एक नाम है, एक कॉन्सेप्ट को कनोट करता है। वैसे हमने इसको नाम दे दिया चेयर। आपकी आंखें बंद है, मैं चेयर बोलूँ, आपके फौरन माइंड में आ जाएगा 4 पायदान लगे हुए हैं, इसके बैठने के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल साइंसेस के भी, कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। जैसे बायोलॉजी का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है सेल, केमिस्ट्री का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है एटम, इसका फिजिक्स का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है लाइट एंड मैटर, पॉलिटिक्स का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है पावर, सोशियोलॉजी का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है सोशबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसी तरह आपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उसके ऊपर लॉजिकली आपने नॉलेज को इरेक्ट करना है। इसके अलावा लॉजिक आपको बताता है कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, तो सेंटेंस की क्या फॉर्म्स होती हैं, कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसकी ट्रूथ है वैल्यू होती है, उसके बाद सेंटेंस एडवाइस होती है, वार्निंग होती है, अफोरिज्म होता है, कि जैसे अफोरिज्म कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक इट अ लेमोनेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है जो आप लोगों को समझनी भी चाहिए और आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ करते हैं, वो है प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। दो ही इंसानों ने प्रोसेस ऑफ रीजनिंग जो है वो इवॉल्व किए हैं या इन्वेंट किए हैं या डिस्कवर किए हैं। एक है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग ये है कि आप मुख्तलिफ पर्टिकुलर्स को इकट्ठा करते हैं और उससे एक जनरल प्रेमिसेस बनाते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंडक्टिव रीजनिंग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये कैट एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का जानवर होगा तो उसको हम बिल्ली नाम देंगे। एक देखी उसको नाम दिया, 2 देखी, 3 देखी, हर कैट के यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, देखा कि जी हर इंसान में एक न्यूट्रिटिव, एक सेंसिटिव, एक रैशनल इंस्टिंक्ट मौजूद है। उसके बाद देखा कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, ई में भी है। उनको मिला के हमने जर्नल बना दी कि हर इंसान एक रैशनल एनिमल है। इसी तरह डिडक्टिव है, अब हमने बना दिया, हमने एक जर्नल स्टेटमेंट बना दी कि ये जनाब मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। अब कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल आपका क्या नाम है, सुफियान इज़ अ मैन, सुफियान इज़ अ रैशनल एनिमल। जिस तरह फिजिकल साइंसेज में कुछ जर्नल लॉज हैं, जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, तो उसमें ग्रेविटी का यूज़ हर एक में होता है। इसी तरह सोशल साइंसेज के भी कुछ जर्नल लॉज हैं, जिसको वो जर्नल लॉज आते हैं और साथ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आता है, वो उसको पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप मैप देख रहे हैं, आप ये मैप बेसिकली ज्योग्राफिकल है, कंट्रीज़ के नाम नहीं लिखे हुए हैं। अब एक यूनिवर्सल लॉ है कि जहाँ पे कोई बड़ा रिवर सिस्टम अकेला रन कर रहा होगा या 2-3 ट्रिब्यूटरीज होंगी,
तो वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है और वो एग्रेरियन सिविलाइजेशन है। अब हमें पता चला कि ये मिसिसिपी डेल्टा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दरिया है, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन किसी ना किसी टाइम पे बाद हुई होगी। वेस्टर्न यूरोपियन कोस्टल प्लेन, यहाँ पे राइन 3-4 दरिया गुजरते हैं, यहाँ पे भी हुई होगी। यहाँ पे नाइल बड़ा दरिया है एक, यहाँ पे भी हुई होगी। इंडो गैंजेटिक प्लेन, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन एग्रेरियन हुई होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ स्ट्रेट्स हैं वहाँ वहाँ कमर्शियल सिविलाइजेशन होंगी। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, आप हिस्ट्री पढ़ लें, यहाँ पे कमर्शियल सिविलाइजेशन होगी। ये देख लें गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको से नीचे इधर आज भी ये स्ट्रेट है पनामा। उसके बाद आप देख लें कि ये स्ट्रेट है, सबसे पहले कमर्शियल सिविलाइजेशन जो आज का कॉन्स्टेंटिनोपल है वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। आपको जर्नल क्लैरिटी है ना, तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको दिया गया वो आप फौरन उसको इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपका प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए फैलेसीज। हम रोज़मर्रा थिंकिंग में कुछ फैलेसीज कमिट करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का आर्गूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस बंदे को आर्गूमेंट के कंटेंट की बजाय उसमें इमोटिव लैंग्वेज यूज़ करके उसके इमोशंस को अपील कर रहे हैं, तो ये लॉजिकली एक मिस्टेक होगी। या आप बाय फोर्स किसी को अपना आर्गूमेंट मनवा रहे हैं, या आप हेस्टी जनरलाइजेशन कर रहे हैं। आपने एक इंस्टेंस देखा कि ये हैपनिंग ऐसे हुई है, आपने उसको यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया कि जी हर जगह पे ऐसे ही होगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं बुनियादी। मैं समझता हूँ कि स्टार्ट हमेशा लॉजिक से करना चाहिए। अगर आपका माइंड स्टार्ट में एक लॉजिकल ओरिएंटेशन क्रिएट कर लेता है, उसके बाद आपकी तैयारी ज़्यादा आसान हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए, लफ्ज़ आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिकली 3 पिलर्स हैं। पहली बात, आपको पता हो कि फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज कौन से हैं। कि फॉर एग्जांपल फिज़िकल साइंसेस हैं, तो उसमें फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है मैटर, टाइम, स्पेस, एनर्जी, लाइट। लाइफ साइंसेस हैं, सेल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। इस तरह सोशल साइंसेस के भी कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लेबर के दुनिया की इब्तदा ही मतलब इंसानों की सोशलाइजेशन ही उस वक्त स्टार्ट हुई जब लेबर करना स्टार्ट की। कैपिटल है, पावर है, इंटेलिजेंस है, रीज़न है, इंस्टिंक्ट्स हैं। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको स्ट्रक्चरल डिवीजन पता हो। अब ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है स्ट्रक्चरल डिवीजन। स्ट्रक्चर्स हैं टेक्नोलॉजी, साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद रिलीजन, एथिक्स, एक मिनट बोलेंगे था, साइकोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल, अब कॉन्सेप्ट में नाम लेता हूँ सेंसेशन। हमारा नॉलेज बनाने का प्रोसेस ये है कि पहले हमने लाइट के ज़रिए जो भी एक्सटर्नल मटेरियल हमारे पास आता है, हम उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। पहले वो सेंसेशन, कोई ना कोई सेंसेशन होगी, या आप सुनेंगे, या आप देखेंगे, या आप टच करके नॉलेज आएगा आपको, उसको सेंसेशन है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। पावर है, पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन। ये जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बेसिकली जो सारे प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, साइंस का। उसके बाद रिसर्च है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में लेबर, मार्केट, कैपिटल। रिलीजन का कॉन्सेप्ट, गॉड्स। अब आप कोई भी रिलीजन की किताब पढ़ेंगे तो गॉड, सोल, इमॉर्टैलिटी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके पास आएंगे। आप देख रहे हैं एथिक्स, गुड एंड बैड, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, आपने इनकी स्ट्रक्चरल डिवीजन हो। अगर आपको ये क्लियर है, मैं आपको और मिसाल दे देता हूँ जो आप डेली लैंग्वेज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, रोज़ आप पढ़ते हैं। अब टेक्नोलॉजी,
डेमोक्रेसी को आप टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, देखने जो जो सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही है, बेसिक इसकी यूटिलिटी ये है कि इसने मैनुअल लेबर ख़त्म करनी है। जब मैनुअल लेबर ख़त्म होगी और लोग इंटेलिजेंट लेबर शुरू कर देंगे करना, तो उसके डिविडेंड्स ज़्यादा होंगे, उससे एक मिडिल क्लास बनना स्टार्ट हो जाती है। आप उसको साइंस, जो जो सोसाइटी साइंटिफिक है वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा है, क्योंकि साइंस की बेस ये है कि नॉलेज एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल के एक्सपीरियंस से आता है कि आप इसको मतलब मुख्तलिफ फिनोमिनाज को आप ऑब्जर्व करें, उस ऑब्जर्वेंस के बाद आप उससे कोई थेरी डिड्यूस करें। अब ए की एक ऑब्जर्वेंस है, बी की एक है, सी की एक है, डी की एक है। हर बंदे के पास मतलब मुख्तलिफ ऑब्जर्वेंस आ रही हैं, ऑब्जर्वेशंस वो दे रहे हैं। अब उसको आपने यूनिफाई करना है, यूनिफाई करके एक मतलब उसका एक थेरी क्रिएट करनी है। इसी तरह डेमोक्रेसी भी है कि हर बंदा अपनी राय दे रहा है और किसी की राय गलत भी हो सकती, ठीक भी हो सकती, जिनकी ज़्यादा की राय ठीक है। मतलब जो जो सोसाइटी साइंटिफिक है, जहाँ पे साइंस की पॉपुलैरिटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाजमी होगी। फिलॉसफी, जिन सोसाइटीज़ की बेस लिबरलिज्म है, फिलॉसफिकल लिबरलिज्म है, वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी। जिनकी कंजर्वेटिज्म है वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म होगी। पॉलिटिक्स है, जिन सोसाइटीज़ में वो क्या कहते हैं कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रीब्यूट है हर एक बंदे के पास, वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी। जहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्टिसिपेशन का लेवल ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स, जहाँ पे कैपिटलिज्म होगी वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। रिलीजन, जो मतलब फॉर एग्जांपल रिलीजन में इस्लाम एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है कि हर बंदे के पास पावर है कि भाई वो अगर वो क्या कहते हैं तकवा को फॉलो करे तो कोई भी बंदा सेंशन ले सकता है। ये तो नहीं है कि भाई ए ले सकता, बी ले सकता, सी ले सकता, सबको यूनिवर्सली एक कैपेबिलिटी दी गई है। इसी तरह एथिक्स, जो सोसाइटीज़ डेमोक्रेटिक होती हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं। इसी तरह हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर कैपिटलिज्म, एजुकेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रक्चरली देख भी सकते हैं और आपको ऐसे कि में कोई कॉन्सेप्ट आया आप लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 10 इंटीग्रेटेड है आपस में। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे में आपको आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी से आ गया कि लेबर सेविंग डिवाइसेस जो है ना वो हार्म ज़्यादा कर रही हैं या वो हार्मलेस कर रही हैं, तो आपने ये बाकी स्ट्रक्चर्स में उसका एनालिसिस करना है। ये प्राइम हो गया, उसमें बाकी सारे ये आपके सब्सिडरी आर्गूमेंट्स बन जाएंगे। तीसरा इसमें यह है कि आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि आपको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स पता हो कि 3 किस्म की इंस्टीट्यूशंस आए हैं, प्रोडक्टिव, रेगुलेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन वो हैं जो चीज़ क्रिएट करते हैं, रेगुलेटरी वो हैं जो क्रिएट हुई है उसको मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी वो हैं जो इंफॉर्मेशन या मटेरियल का आपस में फ्लो को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया या जो लैंग्वेज ये हम बात कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी है कि मैं अपना नॉलेज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। प्रोडक्टिव, यूनिवर्सिटी, मार्केट, लेबर, ये प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। रेगुलेटरी, फैमिली, स्टेट और ब्यूरोक्रेसी जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज का सबसे प्राइम कॉन्सेप्ट है पावर। हम अब पावर को देख लेते हैं कि अगर पावर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने लेनी है कि पावर क्या है तो उसको कैसे देखना चाहिए। पहली बात, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कि पावर की आपको इसकी डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी, पावर कनोट करता है कोई एबिलिटी है आप में कि आप एबिलिटी से कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं या किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल पावर क्या है कि आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर देते हैं कि जो इंसानी पावर से वो क्या कहते हैं ना एक टेक्नोलॉजिकल पावर की तरफ मूव कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हील एक टेक्नोलॉजिकल है, मेटलर्जी, ये जो हम क्ले से इक्विपमेंट्स बनाते हैं, गाड़ी मतलब पहले आपने चल के जाना, अब गाड़ी आ गई। इसी तरह साइंस कि आप में पावर है कि आप नेचुरल फिनोमिनास को कंप्रीहेंड भी कर सकते हैं और उन कंप्रीहेंशन की बेस के ऊपर कोई थ्योरी भी क्रिएट कर सकते हैं जिस थ्योरी के बेस पे आप फर्दर नॉलेज भी एक्वायर कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अब न्यूटन ने लॉ दे दिया ग्रेविटेशन, उसने ये पावर दे दी, उसको अप्लाई कर करके सक्सीडिंग जनरेशंस ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस और क्रिएट कर दी।
फिलॉसफी, माइंड की पावर, कि ह्यूमन माइंड कैसे चीज़ों की गहराई में जाके उसको पकड़ सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, ओरिजिन क्या है, एवोल्यूशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। साइकोलॉजिकल पावर आपकी, कि सेंसेशनल पावर, मेमोरी की क्रैमिंग पावर कितनी है आपकी। पॉलिटिक्स है ही सारी पावर, कि आप पावर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिक्स से पावर रिलेटेड कि आप प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, मार्केट कितना ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। मतलब जैसे अमेरिका की पावर सारी उसकी इकोनॉमी के ऊपर है, चाइना की इमर्जिंग पावर सारी उसकी इकोनॉमी के ऊपर है। रिलीजन, कि गॉड के पास फाइनल पावर है और इंसान के पास सब्सिडरी पावर है। एथिक्स, कि भाई अगर आपके पास पावर है तो पावर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या उसका मोरल पर्पस होना चाहिए, इंटेलिजेंट पर्पस होना चाहिए, या इंस्टिंक्टिव पर्पस होना चाहिए। अच्छा, पावर की फॉर्म्स, मतलब प्रोडक्टिव पावर, जैसे मार्केट इज़ अ प्रोडक्टिव पावर, उसके बाद फैमिली इज़ अ प्रोडक्टिव पावर, स्टेट रेगुलेटरी पावर, एडजुडिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशनल पावर, लैंग्वेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की पावर देती है। कि लैंग्वेज ही हम, दो चीज़ें लैंग्वेज देती है बेसिकली। एक, मैं आपको इन्फॉर्मेशन, हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, और दूसरा उस इन्फॉर्मेशन से अगले में कोई ना कोई, वो क्या कहते हैं ना, इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। इमोटिव पावर भी है, कॉग्निटिव पावर भी है। ये बेस करती है बेसिकली। अब देखिए, एक पावर कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आपने उसकी डेफिनेशन क्लियर है, आपको पता है कि उसकी स्ट्रक्चरल डिवीजन किस तरह किया, उसने इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स क्या एक्वायर किए हैं, तो आपको अब क्लियर है। अब पावर वो चाहे पॉलिटिकल साइंस में पूछे, पावर चाहे वो फिलॉसफी में पूछे। देखिए, जब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट जब इन इट सेल्फ एक, मतलब जैसे शुरू में टेक्नोलॉजी एक छोटा कॉन्सेप्ट था, जब इसने पावर एक्वायर की, एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर इन द सेंस के इसके नीचे सब्सिडरी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, एक पैराडाइम बन गया, कि जिसके ज़रिए आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। कि स्ट्रक्चर है बेसिकली कि ऐसे 10 खाने हैं, उन खानों से आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अब इकोनॉमिक्स है, तो स्टार्ट में तो आज अगर हम दुनिया का रीजन देखें, इकोनॉमिक्स एज ए स्ट्रक्चर आके बना मॉडर्न वर्ल्ड में। पहले ये नहीं पता था कि लेबर इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है, कैपिटल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है। ये बेसिकली जैसे आपकी साइंसेज हैं, केमिस्ट्री एक स्ट्रक्चर है कि जिसने एटम को देखना है, फिजिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसने लाइट को देखना है, एस्ट्रोनॉमी एक स्ट्रक्चर है जिसने स्टार को देखना है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह का है कि एक पैराडाइम है जिसमें आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। नॉलेज या एक्टिविटी जो हमारी हो रही है ना, तो उसको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया आसानी के लिए। वैसे ये होलिस्टिकली एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है कि अगर, मतलब आपने अगर ऐसे में आगे जाके बात करनी थी, ऐसे आ गया पॉलिटिक्स से कॉन्सेप्ट आ गया, आपने पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, बाकी सारे आर्गुमेंट्स देंगे, बाकी सारे सब्सिडरी आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कोई क्वेश्चन हो, और समझ आई है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, पहली मैंने बताई कि लॉजिक, ये जर्नल है। कोई भी किसी भी जगह पे कंपेटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं तो ये उसके जर्नल फीचर्स हैं, जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके माइंड की लॉजिकल ओरिएंटेशन हो और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। तीसरा है क्रिटिकल एनालिसिस। ये भी आपने लफ्ज़ बड़ा सुना होगा कि भाई क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना, वो हर बंदे को आना चाहिए और हर सब्जेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपने स्ट्रक्चर पूछा था, मैं इस क्रिटिकल एनालिसिस में एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ता है स्ट्रक्चरल में। सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस में ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसके ऊपर सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल फॉर्म्स, वो ज्योग्राफी में रूटेड है। कि जिस तरह की ज्योग्राफी होगी, अगर फॉर एग्जांपल एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन है तो वहाँ पे अथॉरिटेरियन फॉर्म होगी पॉलिटिक्स की। अगर एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन है तो वहाँ पे इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लार्जली एग्रीकल्चरल बेस होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट्स हैं, जहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं वहाँ वहाँ आज भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैप, इंडिया में आने का एक ही रास्ता था, हिंदूकुश, हिमालय बंद है, ये अनपासेबल है। इसी वजह से कभी हिस्ट्री में इंडिया का और
इसका आपस में चाइना का कभी रिलेशन नहीं रहा। हिंदू कश यहाँ से ये सारे स्टेप्स हैं, जहाँ पे स्टेप्स हैं वहाँ पे नोमैडिक बसते थे। जब नोमैडिक एसोसिएशन ज़्यादा हो जाती थी वो नीचे मूव करते थे। तारीख ने हिंदू कश को ख़त्म कर दिया। इसमें इतने ज़्यादा पासिस हैं कि अब दोनों तरफ पश्तून बसते हैं और ये एक जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे कॉकेशियन माउंटेन्स हैं, ये आर्मीनिया और अजरबैजान की अभी भी लड़ाई हो रही है। अच्छा, उसके बाद माउंटेन्स देखें कहाँ पे हैं, ये एल्प्स माउंटेन्स हैं। ये हमेशा मतलब इसने इटली, इटालियन और ग्रीको रोमन वर्ल्ड को नॉर्थर्न यूरोप से सेपरेट किए रखा फॉर सेंचुरीज, आके मॉडर्न वर्ल्ड में आपस में मिले। उसके बाद नाइल, ये मेसोपोटामिया है, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। पहली सिविलाइजेशन इधर बनी थी दो दरियाओं के दरमियान, टिग्रिस और यूफ्रेट्स के दरमियान। यहाँ पे आज भी ये एंशियंट सिविलाइजेशन भी है और यहाँ पे आज भी इराक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है कि नहीं, ईरान अथॉरिटेरियन है कि नहीं। उसके बाद आप देखें सीरिया अथॉरिटेरियन है कि नहीं, इजिप्ट अथॉरिटेरियन है कि नहीं। जहाँ जहाँ कमर्शियल सिविलाइजेशंस होंगी वहाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म ये होंगी। आप देख लें, इवन ये आसियान है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सबसे लेट डेवलप हुआ है कॉलोनाइजेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म बड़ी फ्लरिश कर रही है क्योंकि क्रॉस रोड्स पे बैठे हुए हैं, मैरी टाइम रूट्स हैं। तो ज्योग्राफी क्लियर होनी चाहिए। ज्योग्राफी में क्लियर क्या होना चाहिए, पता हो माउंटेन्स कहाँ पे हैं, स्टेप्स कहाँ पे हैं, स्ट्रेट्स कहाँ पे हैं और उनसे रिवर्स कैसे निकल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर आपने समझना हो, पाकिस्तानी में इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है मनसरोवर लेक, यहाँ से एक ये इंडस आता है, एक यहाँ से गंगा जाता है ऐसे, एक ये ब्रह्मपुत्र जाता है ऐसे। 3 दरिया हैं, तीनों दरियाओं ने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स जो है ना वो सोशल स्ट्रक्चर्स इरेक्ट किए हुए हैं। ये साउदर्न इंडिया हमेशा अलहदा रहा है। मतलब मुसलमानों ने भी जो भी सिविलाइजेशन आई हैं गोरों से पहले, वो सारी इस जगह पे आबाद होती थी। तो ज्योग्राफी की आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। और ज्योग्राफी करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल उस वक्त होता है जब आप मुल्क वाइज याद करते हैं। 210 मुल्क कौन याद करे? अगर आपने उन मुल्कों के नीचे, मतलब ये सारे मुल्क तो बने हैं पिछले 100 साल में, उससे पीछे 4000 साल हिस्ट्री है। उससे भी पीछे जाएं तो 80,000 साल है कि जब इंसान यहाँ से चला, पहली माइग्रेशन यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे सेटलमेंट हुई, इन लोगों ने कैसे कैसे इधर सेटलमेंट्स की। तो उससे क्लैरिटी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया समझना है तो आपको मोहनजोदड़ो वाली सिविलाइजेशन, उसके बाद आर्यंस का आना, आर्यंस के बाद ग्रीक्स का आना, ग्रीक्स के बाद मुसलमानों का आना और फिर गोरों का आना। मतलब ये क्लियर है कि कैसे कैसे आया। आपको इंडियन हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी और साथ पाकिस्तान हिस्ट्री भी। फॉर एग्जांपल आप पंजाब, मतलब ये लंबी बात हो जाएगी, खैर ज्योग्राफी की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए उसको मैं नाम देता हूँ स्ट्रक्चरल एंड सिविलाइजेशनल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसान कहाँ से आया ये तो आज तक क्वेश्चन है, लेकिन आने के बाद 80,000 साल की पिछली हिस्ट्री काफ़ी क्लियर है और उसमें एक सिविलाइजेशनल यूनिटी एग्जिस्ट करती है कि जैसे पहली सिविलाइजेशन बनी 2 जगह पे, बेबीलोनिया जिसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं आज का इराक, दूसरा इजिप्शियन, ये बनी 3000 BC के राउंड। इन दोनों के बाद एक और सिविलाइजेशन बनी कमर्शियल, जहाँ पे क्रीट है ना, ये नाइल के थोड़ा सा ऊपर और तुर्की से नीचे एक जजीरा क्रीट, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो गई कि उन्होंने ये किया कि उधर मेटल्स, ओर्स वगैरह ज़्यादा थी और नीचे से ज़राअत थी, इनके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस था, आपस में ट्रेडिंग स्टार्ट की। उस ट्रेडिंग के बाद आयोनियन सिविलाइजेशन, फिर माइसियन आगे, फिर और आगे, इन शॉर्ट ग्रीक सिविलाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर बनाई ग्रीक सिविलाइजेशन। अलेक्जेंडर ने जब ईस्ट कॉन्कर किया और उन्होंने ग्रीक्स को दोबारा इन दोनों के पास ले गया, उसको हेलेनिज्म बोलते हैं। हेलेनिज्म के बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन आ गई कि इस्लामिक सिविलाइजेशन बेसिकली सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में कोई हाइब्रिड, ऑर्गेनिक, होलिस्टिक और लिबरल सिविलाइजेशन रही हो तो इस्लामिक रही है। हेलेनिज्म भी आया इंडिया से भी, पर्शिया से भी, चाइना से भी, इन सारों से इकट्ठा करके इस्लामिक सिविलाइजेशन बनी। इस्लामिक सिविलाइजेशन ने मॉडर्न रेनाइसा की बुनियाद रखी। रेनाइसा कहते हैं इटालियन सिटीज़, वीनस, उसके बाद टस्कनी, ये सारे जो मिलान, यहाँ पे ट्रेडिंग टाउन्स थे
उन टाउन से एक कमर्शियल सिविलाइजेशन इमर्ज होना स्टार्ट हुई। इस्लाम से ट्रांसलेशन, ये एक लंबी स्टोरी है लेकिन आपको बताने के लिए, इस्लामिक सिविलाइजेशन से रिनाइसा, रिनाइसा से रेफर्मेशन, रेफर्मेशन से इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने कॉलोनाइजेशन की और वो सारी सिविलाइजेशन या वो जो उन्होंने लर्न किया पूरी दुनिया में फैला दिया। उसको कॉलोनाइजेशन, फिर डीकॉलोनाइजेशन, और ये सारी सिविलाइजेशनल यूनिटी एक्सप्रेस होती है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आए तो उसका स्टार्ट 3000 BC से स्टार्ट होता है कि सिविलाइजेशनल यूनिटी ने अल्टीमेटली अपने आप को ग्लोबलाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। तो जब ये ग्रीक्स इनसे मिले थे तो उस वक्त इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं होगी थी, उसके बाद तो फर्दर डेवलपमेंट है। यही मैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट किया कि जाके चीज़ को जड़ से पकड़ लें, वहाँ से उसकी लॉजिकल डेवलपमेंट करवा लें। अच्छा, तीसरी अब स्ट्रक्चरल हिस्ट्री। स्ट्रक्चरल हिस्ट्री वो मैंने जो 10 थीम बताए थे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन के बिग बैंग हुआ, मैटर बना, टाइम बना, स्पेस बना, मैटर ने फॉर्म एक्वायर कर दी। उसके बाद जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, दुनिया बनी, रॉक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, उन्होंने ऊपर ये सारी कुछ बनाया। उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कि उस एवोल्यूशन में से सेल आया, लाइफ साइंसेस स्टार्ट हुई, पहले प्लांट्स बने, प्लांट से एनिमल्स बने, एनिमल से ह्यूमंस बने। अच्छा, उसके बाद आ जाए फिर टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, मतलब फायर पहली टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन थी। एक बहुत बड़ी पावर आ गई इंसान के पास कि फायर का आप देखें ना, राह खाना खा सकते हैं, कुक कर लिया। मेटल को जो मर्जी शेप दे दें फायर के साथ, क्ले को जो मर्जी शेप दे दें फायर के साथ, मतलब हीट पे काबू आ गया। उसके बाद नीडल, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें जब पहली दफ़ा नीडल बनी होगी कपड़े पहनने के लिए, नीडल मतलब बनी थी ये नॉर्थ में, वहाँ यहाँ पे सारा ऊपर ठंडा इलाका है रशिया के पास, यहाँ पे नीडल इन्वेंट हुई थी। उस नीडल ने क्या किया कि बेसिकली टेक्नोलॉजी की टेंडेंसी है कि नेचर के ऊपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप कहें कि आपने सरवाइव करना है इंडिपेंडेंटली, इतने ज़्यादा प्रीडेटर्स हैं, जानवर थे जो इंसानों पे अटैक करते थे, हार्श सर्कमस्टांसिस हैं, आज भी ये गर्मी अनबियरेबल है, तो उसको फाइट करने के लिए इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाना स्टार्ट कर दी। आगे फिर टेक्नोलॉजी की पूरी हिस्ट्री है, नीडल बनी, उसके बाद वो क्या कहते हैं डैम्स बनाए, मतलब पानी बड़ा मसला था। जहाँ जहाँ पे दो दरिया के दरमियान में सिविलाइजेशन बनी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था सैलाब का। डैम कैनाल्स बनाई कि पानी को चैनलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को फर्टिलाइज़ किया जाए। उसके बाद मॉडर्न व्हील बनाया, व्हील की कितनी बड़ी यूटिलिटी है। आप इमेजिन करें ना कि इन चीज़ों के बगैर दुनिया क्या होगी। मैं व्हील के बगैर आप इमेजिन करें ना, फिर आपके पास गाड़ी बचनी है, ना बाइक बचना है, ना जहाज़ बचना है, ना ट्रेन बचनी है, फिर अपनी लत्तां से आ जाना है। तो इसी तरह मॉडर्न वर्ल्ड में प्रिंटिंग प्रेस, फॉर एग्जांपल अब प्रिंटिंग प्रेस आने से 1453 में इन्वेंट हुआ, उसने पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। आगे ये था कि एक बंदे ने किताब लिखनी है, 10 पढ़ सकते हैं, अब फोटोकॉपी क्रिएट करनी है, 100 पढ़ सकते हैं। नॉलेज का मटेरियल वास्ट हो गया। मॉडर्न डेमोक्रेसी की हम जो बुनियाद है वो प्रिंटिंग प्रेस पे खड़ी है। अब ये जब डिटेल में सिविलाइजेशन के ऊपर लेक्चर होगा मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इनका रोल है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखें शिप्स जब बनी तो कहाँ से वो यहाँ से चले और ये सारा काट करके नीचे से काबू कर लिया। इंडिया को हमेशा से थ्रेट ही ऊपर से रहा था, नीचे से आया, पता ही नहीं चला कि इसको काउंटर कैसे करना है। मतलब टेक्नोलॉजी, अब स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि एक स्ट्रक्चर है जिस अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखें, पहले हंटर इरा था, 50-60 साल 1000 साल हंटर इरा रहा, फिर एग्रीकल्चरल इरा आया, फिर इंडस्ट्रियल इरा आया, इंडस्ट्रियल इरा आया। अब देख लें सोसाइटी, पहले फैमिली बनी, फिर ग्रुप्स बने, तो ग्रुप्स में से क्लैन, किनशिप, इस तरह की एवोल्यूशन हुई। अब टाउन्स बने, सोशल फॉर्म, मतलब अगर सोसाइटी की एवोल्यूशन देखें, या विलेज बना या टाउन बना, आज भी या विलेज है या टाउन है। उसके बाद पॉलिटिकल देखें, सबसे पहले ट्राइब, ट्राइब के बाद स्टेट, स्टेट के बाद एम्पायर, फिर आज की नेशन स्टेट। रिलीजन का देखें, सबसे पहले शैमनिज़्म, फिर शैमनिज़्म होता था कि
शुरू एजुकेशन की बुनियाद भी उसको ही समझ लें कि शुरू में जब डिवीजन ऑफ लेबर हुई तो जो एक बंदा था कि जो जिसके काबू में स्पिरिट्स थी, जो ये क्लेम करता था कि मेरे काबू में स्पिरिट्स हैं, वो नेचर के फिनोमिना को इंटरप्रेट कर देता, बता देता था आज बारिश होनी है कि नहीं होनी। मतलब उसके बाद एनिमिज्म आया। एनिमिज्म ये कि हर चीज़ में गॉड है। ये जो आज आप देखते हैं ज़्यूस और ये मतलब इस तरह की जो वो गॉड्स बनाए हुए हैं ग्रीक्स के फलाने के, वो ये थे कि जो ह्यूमंस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेबिलिटीज़ थी उनको खुदा का नाम दे दिया। फिर पॉलीथीज़म आ गया कि उनकी डाइटी बना दी। फिर मोनोथीज़म आ गया कि एक खुदा है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में न्यूटन के बाद डाइज़म आ गया। फिर डाइज़म के बाद एग्नोस्टिसिज्म आ गया। एग्नोस्टिसिज्म के बाद एथीज़म आ गया और इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है। मतलब ऐसे हर स्ट्रक्चर की आपको एवोल्यूशन पता हो कि आपको क्वेश्चन आया पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी से, तो आप उसको बताएं कि जनाब डेमोक्रेसी की बुनियाद जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब्स में है। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे हंटर इरा के, वो डेमोक्रेटिक थे। फिर एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन ने एक एम्पायर स्टेट या कंसंट्रेशन ऑफ पावर लेके आ गया। फिर आगे ग्रीक्स में इंटेलेक्चुअली और वो क्या कहते हैं ना डेमोक्रेसी को स्टडी किया गया। मतलब एक उसमें फिर आपको अगर स्टोरी क्लियर है आप हर जगह पे डेमोक्रेसी को फिट करते जाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड सिविलाइजेशन के बाद आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसको बोलते हैं एज ऑफ इज़म्स। आप कोई बुक उठा लें, आप कोई न्यूज़पेपर देख लें, हर चीज़ के आगे इज़म लगा होगा। इज़म बोलते हैं बेसिकली, आइडियोलॉजी बोलते हैं नज़रिया, वर्ल्ड व्यू, कि हम ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, इनकी एक ऑर्गेनिक पिक्चर कि इस्लामिक आइडियोलॉजी है तो वो अपने हिसाब से बताती है कि इकोनॉमी कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का क्या करना है, पॉलिटिक्स का क्या करना है, रिलीजन का क्या करना है। मॉडर्न लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, फैशिज्म है, नेशनलिज्म है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी के इज़म्स हैं, फंक्शनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सिंबोलिज्म, रैशनलिज्म, मतलब मुख्तलिफ इज़म्स हैं। अब ये कुछ 30 से 40 इज़म बनते हैं। ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि इस इज़म का क्या मतलब है। बाकी सारे इज़म फजूल हैं कि वो जो आज के नए लिखारी हैं ना, उन्होंने एवं इज़म लगा देते हैं। असल वो 30 से 40 इज़म है और उन 30 से 40 इज़म रूटेड हैं पर्सनैलिटीज़ में। दुनिया में जितना भी नॉलेज है उसके दो ही सोर्स हैं, या डिवाइन विजडम है, वही आ गई, या ह्यूमन माइंड है। वही का आना तो इस्लाम के बाद बंद हो गया, फिर तो पीछे ह्यूमन माइंड ही बचा ना। ह्यूमन माइंड मतलब अब ये जो फैशिज्म में है तो ये बेसिकली हैगल की फिलॉसफी के ऊपर है। नेशनलिज्म है तो ये उसकी वो क्या गोइथे के फिलॉसफी के ऊपर है। अगर लिबरलिज्म है तो ये बेसिकली एंशियंट में अरिस्टोटल के ऊपर प्रिंसिपल, और मॉडर्न वर्ल्ड में जॉन लॉक और एडम स्मिथ के प्रिंसिपल्स के ऊपर है। मैं इसको एक और तरीके से भी आपको समझा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉली प्रॉफिट की लाइफ है। मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने हॉली प्रॉफिट की लाइफ को ठीक तरीके से पढ़ा, उनके आने से पहले अरब क्या था, दुनिया क्या थी, उनके आने का अमल क्या था, और आने के बाद उन्होंने क्या चेंजेस लाई, उनकी लेगेसी क्या है, आपका 50 to 60% CSS क्लियर हो जाता है। पाक फेज क्या है, इस्लामिक आइडियोलॉजी और टू नेशन सिस्टम। इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, अगर हॉली प्रॉफिट की आपको पर्सनैलिटी समझ, आपको इस्लामिक आइडियोलॉजी क्लियर है, आप इस्लाम में सारी रूटेड ही उसमें है। ऐसे में आप जिस मर्जी ऐसे आप नाम लें उसमें हॉली प्रॉफिट का आर्गूमेंट लाजमी लगता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ पे बात की थी ना। तो अगर आपने ऐसे इंटीग्रेटिव पिक्चर बना ली है ना, तो आपके क्रिटिकल एनालिसिस या इसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप प्लेटो एक पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़नी है, फिलॉसफी में भी पढ़नी है, यूरोपियन हिस्ट्री में भी पढ़नी, सोशियोलॉजी में भी पढ़नी, साइकोलॉजी में, कोई सब्जेक्ट है पढ़नी है, क्योंकि उसने नॉलेज की बुनियाद रखी थी, तो वो आपने पढ़नी पढ़नी है। तो पर्सनैलिटीज क्लियर है तो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपने आप क्लियर हो गए, क्योंकि उन पर्सनैलिटीज से आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इमिनेट हुए, तो वो आपकी एक क्रिटिकल एनालिसिस की आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस के लिए 5 लेवल ऑफ एनालिसिस है। कोई भी एनालिसिस करना है ना किसी चीज़ का, पहला है इनऑर्गेनिक, कि आप देखते हैं ज्योग्राफी किस तरह की है, जियोलॉजी किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है। दूसरा आगे इंडिविजुअल, तीसरा सोसाइटी, चौथा स्टेट, पांचवा ग्लोब, कि ये 5 लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या है, सोशल लेवल पे क्या है,
स्टेट लेवल पे क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्या है। आप लेबर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर ये होता है कि आप नेचर के साथ कोई अमल करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक हैबिटेट किस तरह का, अब सहरा में तो लेबर पॉसिबल नहीं है। लेबर तो वहीं हो सकती है ना जहाँ पे कोई नेचर के रिसोर्सेज मौजूद हों। इंडिविजुअल लेबर, सोसाइटी की लेबर, स्टेट की लेबर और ग्लोब की लेबर, मतलब 5 लेवल ऑफ एनालिसिस आपको क्लियर हों। और आखिरी चीज़ है कि अब हर चीज़ मसलसल वो क्या कहते हैं मूवमेंट में है। आपको पता हो कि ओरिजिन एंड टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है, कि फॉर एग्जांपल अब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे या सिविलाइजेशन हिस्ट्री की बात कर रहे थे, देखा कि ओरिजिन क्या है और किस किस शेप में उसने मूव किया है। कि जो चीज़ अगर लेबर है तो लेबर का ओरिजिन क्या है और लेबर कैसे मूव किया। कि फॉर एग्जांपल हमने टेक्नोलॉजी की आगे बात की तो देखा कि आहिस्ता आहिस्ता टेंडेंसी है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है ना बना रहा है टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम मैनुअल लेबर। पावर का देखें तो पावर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है, हर बंदे के पास पावर जा रही है। अगर आज से 200 साल पीछे चले जाएं तो पावर कुछ लोगों के पास थी, बाकी सारे सिर्फ लेबर ही करते थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या जो ये सारी मूवमेंट हो रही है इसकी कॉज क्या है? क्या पर्पसफुली हो रही है कि हम कोई काम करते हैं पर्पसफुली कर रहे हैं कि बस चल रहा है, पावर के ज़रिए चल रहा है। फिर उसके बाद इंसान वहाँ से चला यहाँ पे आ गया, या क्या ये बैकवर्डनेस है कि फॉरवर्डनेस है? इस दफ़ा ऐसे भी आया था ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटी बैकवर्ड। मूवमेंट के ऊपर एक ऐसे लाजमी आता है, लेबर सेविंग डिवाइसेस वाला आ गया। हर साल में देख लें एक आधा के किस इंसान पॉजिटिव मूव कर रहा है कि नेगेटिवली मूव कर रहा है। मूवमेंट की बेसिस क्या है? क्या इकोनॉमी मूव कर रही है, पॉलिटिक्स मूव कर रहा है, रिलीजन मूव कर रहा है, आइडिया मूव कर रहा है, मूव कर कौन सी चीज़ रही है? जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है ना तो इस मतलब ये सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल साइंसेज। और यही प्राइमरीली आपको रिक्वायर है कि फिजिकल साइंसेज भी आपने पढ़ना है, जीएसए में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, जियोलॉजी भी है, उसके बाद मैथ भी है। और सोशल साइंसेज आप जितना मर्जी भाग लें, अगर कोई साइंस का बैकग्राउंड उसने सारे ऑप्शनल सोशल साइंसेज के नहीं लिए, लेकिन इस्लामियात, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऐसे फिर भी सोशल साइंसेज है। तो सोशल साइंसेज इसमें एक इनएस्केपेबल रियलिटी है। होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव की यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने आगे बात की हॉली प्रॉफिट की। आपको पता है कि हॉली प्रॉफिट का आइडिया आप किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटो का आइडिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर का आइडिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे भी फिजिकल और सोशल साइंसेज की मतलब साइंस की बुनियाद, साइंस फलसफे और की बुनियाद एक इकट्ठी हुई थी ग्रीक्स में। न्यूटन ने फिजिकल साइंसेज में रेवोल्यूशन लेके आया, उस रेवोल्यूशन की वजह से सोशल साइंसेज में भी रेवोल्यूशन आया। आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से मॉडर्न जो वो क्या कहते हैं हाइटेंड इंडिविजुअलिज्म है वो उसकी बेस वो थ्योरी है। तो एक कनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड पिक्चर हो, उससे आपकी लेबर भी कम हो जाती है। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपकी लेबर जो है वो कम हो जाती है। अगर आपके इंटीग्रेटिव स्टडी है तो आप 600 ऑप्शनल नंबर के ऑप्शनल निकाल के उसको 200 नंबर जितनी एफर्ट करके कर सकते हैं, अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो। उसके बाद जर्नल आपको चाहिए होता है कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन। अब ये एक प्रैक्टिस बेस है कि प्रैक्टिस बेस इस तरह है कि आपने मसलसल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। आपने जर्नल लॉज ऑफ सोशल साइंसेज, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटी का लॉ है तो इधर भी डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल साइंसेज का लॉ है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज बेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ये एक लॉ है। अब आपको पता है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में ये लॉ कैसे अप्लाई करना है, कि आपको पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई उसमें कैसे, ये प्रैक्टिस बेस है। फिर ये प्राइमरीली आपकी राइटिंग का टेस्ट है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का एक ही है कि ग्रामर वगैरह तो ठीक हो, इंग्लिश का फ्लो अंदर से खुद ही निकले, आपको सोचना ना पड़े। मतलब क्रिएटिव राइटिंग ये है कि आपका माइंड जो है उसने ये लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली है कि जब वो कॉन्सेप्ट सोचता है वो लिख भी लेता है। 3 घंटे का पेपर है, उसमें भी आधा घंटा MCQs, 2.5 घंटे में आपने सवाल करने होते हैं, सोचने का टाइम ही नहीं है, कॉन्टीन्यूसली लिखना है। उसके बाद
डेक्सटेरिटी एंड ब्यूटी ऑफ हैंड एंड माइंड। डेक्सटेरिटी होती है कि प्लास्टिसिटी, आप कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। एक सवाल किया, उसमें आपका माइंड वो था, अब फौरन नया सवाल आ गया, अपने माइंड को फौरन चेंज किया। और ब्यूटी कि आप आइडियाज़ भी अच्छे लिख रहे हैं और अच्छी इंग्लिश में लिख रहे हैं, कि साफ सुथरा लिख रहे हैं, कि इट इज़ कंप्रीहेंसिबल फॉर एग्जामिनर। और एंड में सब्जेक्ट ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल। सब्जेक्ट्स में अगर आपने नंबर लेने हैं ना, तो उस हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज है। सोशियोलॉजी की अपनी लैंग्वेज है, पॉलिटिकल साइंस की अपनी लैंग्वेज है, हिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपने लिखना है। फिलॉसफी की आप मतलब हर सब्जेक्ट के 20 से 25 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। वो कॉन्सेप्ट्स आपने चारों सवालों में वो उनका लाजमी जिक्र हो और वही लैंग्वेज आपने अप्लाई की हो। ये एक जर्नल रिक्वायरमेंट है, चाहे आप CSS कर रहे हैं या PMS कर रहे हैं। लॉजिकल ओरिएंटेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन, डेक्सटेरिटी ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ हैंड एंड माइंड, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल। ये लाजमी और यूनिवर्सल है।